क्या कभी आपने सुना है कि कोई इंसान हजारों फीट की ऊंचाई पे उड़ती हुई फ्लाइट में गायब हो गया? जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, मैं शालू यादव आपके सामने आज जो कहानी लेकर आ रही हूँ वो ऐसे ही एक शख्स के बारे में है जो उड़ती हुई फ्लाइट से गायब हो गया, जिसे ढूंढने के लिए अमेरिकी सरकार ने और एफबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी उस इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं मिल पाया। तो ये कहानी है अमेरिका की पोर्टलैंड की। दिन था बुधवार का, तारीख थी 24 नवंबर सन 1971। एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 45 साल थी, हाइट लगभग 6 फीट, पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आता है, जिसने एक काले रंग का बिजनेस सूट पहना होता है, काली टाई के साथ, भूरे रंग के जूते होते हैं, एक काले रंग का ओवरकोट पहना होता है और काले रंग का ब्रीफ केस हाथ में होता है। वो नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के काउंटर पे आता है और डैन कूपर नाम से सियाटल के लिए एक वन वे टिकट खरीदता है, जिसके उस लिए उसने $20 भी खर्चे होते हैं। अब क्योंकि उस ज़माने में एयरपोर्ट सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं होती थी, मेटल डिटेक्टर्स नहीं होते थे, सिक्योरिटी के उतने गैजेट्स नहीं होते थे, लोग बहुत आराम से आसानी से फ्लाइट बोर्ड करते थे। डैन भी बहुत आसानी से आराम से फ्लाइट बोर्ड करता है। अब क्योंकि दिन था 24 नवंबर का और अगले दिन थी 25 नवंबर। 25 नवंबर को लोग अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं। तो अक्सर करके होता है कि लोग अपने परिवार के पास, अपने परिजनों के पास पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि छुट्टियों का दिन होता है। तो उस समय जो एयरपोर्ट था वो लगभग खाली था, ज़्यादा लोग फ्लाइट ले नहीं रहे थे। और जिस फ्लाइट के लिए डैन ने टिकट ली थी वो फ्लाइट नंबर 305, एक बोइंग 727, वो भी बहुत हद तक खाली थी। ज़्यादा लोग उस फ्लाइट में बोर्ड नहीं करे थे। डैन को मिला के कुल 36 पैसेंजर्स उस फ्लाइट पे थे, जिसके अलावा 3 क्रू मेंबर्स, एक पायलट, एक को पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर उस फ्लाइट पे थे। अब 2:30 पे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट आराम से उड़ ही रही थी, तभी थोड़ी देर में डैन जो होता है एक क्रू मेंबर को, जिसका नाम होता है फ्लोरेंस शैकनर, फ्लोरेंस के पास जाता है और उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ाता है। अब फ्लोरेंस को लगता है कि हो सकता है कोई पैसेंजर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। वो ज़्यादा भाव ना देते हुए उस पर्ची को अपनी जेब में रखती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। जब डैन को दिखता है कि पर्ची के बाद भी फ्लोरेंस ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, तो फ्लोरेंस के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि मैडम, अगर आपने पर्ची पढ़ी है तो ठीक, वरना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं इस प्लेन को हाईजैक कर रहा हूँ। अब ये सुन के फ्लोरेंस बहुत ही डर जाती है, घबराती है। वो जेब से अपनी पर्ची निकालती है और देखती है कि उसमें सच में यही लिखा होता है कि मैडम, मैंने इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है, इस वक्त मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। अब ये पर्ची पढ़कर फ्लोरेंस एकदम डरी हुई अपनी बगल वाली क्रू मेंबर को देखती है, जिसका नाम टीना मैक्लॉ होता है। टीना जब फ्लोरेंस के पास आती है, वे पर्ची पकड़ी जो फ्लोरेंस से पकड़ी होती है उसको पढ़ती है, तब वो डरते हुए पहले तो डैन से पूछती है कि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, कोई प्रैंक कर रहे हैं। तो डैन इस पर आके कहता है कि नहीं, पहले तो आप आइए, मेरे साथ बैठिए। अब क्योंकि फ्लाइट बहुत खाली होती है तो डैन की बगल वाली कुर्सी खाली होती है, तो टीना आकर डैन की बगल वाली कुर्सी पर बैठती है। अब डैन अपना ब्रीफ केस उठाता है और उसे खोल कर दिखाता है, तो जिसे देखकर टीना बेहद डर जाती है, क्योंकि सच में उस ब्रीफ केस में एक बॉम्ब होता है। तकरीबन 8 डायनामाइट की स्टिक्स होती हैं, कुछ तारे होती हैं, टाइमर होता है और एक बटन वाला हैंडल होता है जो कि डैन के हाथ में होता है। अब टीना बहुत घबरा जाती है। वो पूछती है कि आप क्या चाहते हैं, तो वो कहता है कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं, और एक पर्ची पे उन डिमांड्स को लिखकर फ्लोरेंस को देता है, जिसे लेकर फ्लोरेंस पहले तो इंटरकॉम पे पायलट को इन्फॉर्म करती है कि एक फला इंसान है जो कि बॉम्ब कैरी कर रहा है, जिसकी कुछ डिमांड्स हैं जो उसने पर्ची पर लिख कर दी हैं। अब ये सुनकर पायलट भी बहुत डर जाता है, घबराता है और तुरंत ही एटीएस को, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल करता है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उनसे बात करता है। अब बात करने पर वो पर्ची पढ़ के उनको इसकी डिमांड बताता है। डिमांड कुछ यूँ होती है कि उसे 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए होते हैं
वो भी 20-20 के नोट में। साथ ही उसे 4 पैराशूट चाहिए होते हैं, 2 फ्रंट 2 रिजर्व। और सियाटल में जहाँ उसे लैंडिंग करानी है वो लैंडिंग एरिया भी बहुत ही अलग रनवे पे होना चाहिए, बहुत ही प्राइवेट होना चाहिए। और वहाँ पर एक पहले से ही फ्लाइट को रिफ्यूल करने के लिए एक ईंधन वाला ट्रक मौजूद होना चाहिए। अब ये सुनकर तो पहले एटीएस तो की एक फ़्लाइट हमारी हाईजैक हो चुकी है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बताती है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ एफबीआई और लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। अब सब लोग इस केस पे जुट जाते हैं, लेकिन एफबीआई कहती है कि ठीक है, अभी के लिए हम इसकी डिमांड जो है वो मान लेते हैं और इस फ्लाइट का लैंड होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब ये फ़्लाइट लैंड होगी तब हम इसको दबोच लेंगे, कहीं ना कहीं तो लैंड होगी ही। अब इस पर एफबीआई इसकी डिमांड्स मान लेती है। अब जब तक ये लोग डिमांड्स पे काम कर रहे होते हैं तब तक डैन कहता है कि जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं हो जाता, मैं इस फ्लाइट को लैंड होने नहीं दूंगा। अब डैन की ये बात सुनकर जो पायलट था वो सिएटल के एयरपोर्ट के ऊपर ही लगभग 2 घंटे तक उस फ्लाइट को गोल गोल घुमाता रहा। और क्योंकि भगदड़ ना मच जाए, पैनिक ना मच जाए फ्लाइट में, वो अनाउंस करता है कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट को हम अभी लैंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब पैसेंजर्स भी सोचते हैं कि शायद हो सकता है ऐसा, भगदड़ नहीं मचा, पैनिक नहीं मचा, कोई इस चीज़ से बेखबर सब लोग कि अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने हाईजैक कर रखा है, जो कि बॉम्ब लेकर बैठा हुआ है। अब जब कंफर्मेशन आता है कि उसकी डिमांड्स पूरी हो गई हैं तो डैन ये सुनकर फ़्लाइट लैंड करने की इजाज़त देता है, लेकिन उससे पहले कहता है कि मैं चाहता हूँ कि फ़्लाइट की जितने भी खिड़कियाँ हैं उन्हें बंद कर दिया जाए और फ़्लाइट की जो पीछे वाली सीढ़ी है, पीछे वाला गेट है, वहाँ से सारी डील पूरी की जाए। अब उस समय जो बोइंग 727 एयरप्लेन हुआ करता था, वो एकमात्र ऐसा प्लेन होता था जिसमें पीछे भी एक दरवाज़ा था और जिसमें एक सीढ़ी भी होती थी। अब उसकी बात सुनकर एक सेपरेट रनवे पर फ्लाइट को उतारा गया। अब उस रनवे पे पहले से ही फ्यूल टैंक भरने के लिए एक ट्रक अवेलेबल था। अब क्योंकि डैन ने पैसों की डिमांड $20 के नोट में की थी, तो तकरीबन एक बोरी भरकर पैसा, जिसका वज़न लगभग 10 किलो था, डैन के लिए लाया गया और टीना मैक्लो ने उस पैसे को रिसीव किया और वो पैसा लेकर अंदर चली गई। और वादे के मुताबिक डैन ने जितने भी पैसेंजर्स थे और 2 क्रू मेंबर्स को जाने की इजाज़त दे दी और उसने उसको छोड़ दिया। और इसके बाद डैन कुछ और डिमांड्स भी रखता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस फ्लाइट को मैक्सिको ले जाया जाए, लेकिन इस पर एफबीआई कहती है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ कहती हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, दोबारा से एक रिफ्यूल करना पड़ेगा फ़्लाइट को। तो रिफ्यूल के लिए 2 एयरपोर्ट के ऑप्शंस दिए गए, एक फिनिक्स एरिजोना और दूसरा रेनो नवाडा। तो काफ़ी सोचने पर डैन ने रेनो नवाडा को चूज़ किया। वहाँ कहा कि ठीक है, वहाँ पर दोबारा से फ्यूल भर लिया जाएगा। उसके बाद डैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी फ़्लाइट है उसके पीछे की जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी जर्नी के दौरान खुली रहें, जिस पे फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और फ्लाइट मेंबर्स और एफबीआई कहती है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टेक ऑफ करते वक्त तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अगर आप चाहोगे तो बीच आसमान में जो पीछे की सीढ़ियाँ हैं उन्हें खोली जा सकती हैं, गेट खोला जा सकता है। इस पर भी डैन राज़ी हो जाता है। तीसरी उसकी जो डिमांड थी वो ये थी कि जो लैंडिंग गियर है वो पूरी जर्नी में खुले रहेंगे, बंद नहीं होंगे। चौथी डिमांड ये कि जो फ्लाइट थी उसे 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाएगा। और 5वीं डिमांड उसकी ये कि जो दोनों साइड के विंग्स के फ्लैप थे उन्हें 15 डिग्री पे खोल के रखा जाएगा। अब इधर एफबीआई ने उसकी सारी डिमांड्स पूरी करी। अब प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ लेता है और टेक ऑफ लिए थोड़ी ही देर हुई थी कि डैन टीना को बुलाता है और कहता है कि अब तुम भी कॉकपिट चली जाओ और वहाँ अपने आप को और पायलट्स को लॉक कर लो। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी इस एरिया में आए या फिर मुझे किसी तरह का डिस्टर्बेंस मिले। ये सुनकर घबराई हुई टीना मैक्लो कॉकपिट की तरफ जाती है और कॉकपिट लॉक करने से पहले एक आखिरी बार
पीछे मुड़कर डैन को देखती है तो डैन फ्लाइट के बीचों बीच खड़ा होता है और अपनी कमर से वो पैसों की बोरी को बांध रहा होता है। ये आखिरी बार था जिसने किसी ने डैन को देखा था। अब इसके बाद फ्लाइट ऐसे ही उड़ रही होती है कि 8 बजे के करीब कॉकपिट में लाइट इंडिकेटर्स जलते हैं और पता चलता है कि पीछे का दरवाज़ा शायद खोला गया है क्योंकि एयर प्रेशर में भी चेंज आ रहा था। और 8:15 पे एक ज़ोर का झटका फील होता है जिसकी वजह से जो भी मेंबर्स कॉकपिट में थे उन सब के कान तक सुन हो जाते हैं। अब क्योंकि डैन ने चेतावनी दी होती है कि कोई भी पीछे नहीं आएगा, मुझे किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिएगा। डरते हुए लोगों ने पहले तो सोचा कि सन की आदमी कहीं कुछ कर ना दे, लेकिन डरते हुए इंटरकॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो तब भी कोई जवाब नहीं आया। अब उनकी दोबारा हिम्मत ना हो कांटेक्ट करने की या फिर पीछे जाने की। तो जब 10:15 पे फ्लाइट लैंड होती है तो रेनो एयरपोर्ट पे FBI पहले से ही मौजूद होती है। FBI ने पूरी फ्लाइट को चारों ओर से घेर लिया होता है। अब क्योंकि अंदर से कोई तरह का सिग्नल नहीं आ रहा है, किसी तरह की कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं दिख रही है, अब FBI प्लेन में दाखिल होती है पीछे वाले गेट से जो कि पहले से ही खुला हुआ होता है। अंदर दाखिल होने पर देखती है कि फ्लाइट में ना तो डैन है, ना ही वो ब्रीफकेस जिसमें बॉम्ब था, और ना ही वो पैसे की बोरी जो कि इन्होंने दी थी। जिस सीट पर डैन बैठा हुआ था वहां जाने पर देखते हैं कि सीट पर सिगरेट के बड्स होते हैं जो कि पूरे रास्ते डैन पीता हुआ आ रहा था, और एक टाई होती है जिसपे टाई क्लिप लगी होती है, और 2 पैराशूट होते हैं जिसमें से एक खुला हुआ होता है और एक बंद। अब इसके बाद पूरी फ्लाइट का चप्पा चप्पा खोजा जाता है लेकिन उसमें डैन का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब FBI को लगने लगा था कि हो सकता है जब 8 बजे लाइट का इंडिकेटर जला था तभी डैन ने फ्लाइट से पैराशूट पहनकर छलांग लगा दी हो। लेकिन एक बात FBI को बहुत ठनक रही थी, वो ये कि शुरुआत से ही FBI ने इस फ्लाइट के ऊपर नजर बनाए रखी थी। 2 फाइटर जेट शुरुआत से ही इस फ्लाइट को पीछे से फॉलो कर रहे थे, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। और जो रात थी, जिस रात ये फ्लाइट टेक ऑफ की थी, उस रात भी बहुत ही तूफान आया हुआ था, बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इस मौसम में डैन ने पैराशूट पहनकर फ्लाइट से छलांग लगा दी, और अगर लगाई तो ये हमारे दोनों फाइटर जेट्स की नजरों से कैसे बच गया? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं। अब जिस समय पे ये इंडिकेट हुआ था, ये लाइट जली थी कि पीछे का दरवाजा खुला गया है, और जिस रूट पे ये फ्लाइट चल रही थी जो कि विक्टर 23 रूट था, इसको दोनों को मैच करके एक लोकेशन पता की गई कि जहां पर डैन ने छलांग लगाई थी। वो लोकेशन एरियल वॉशिंगटन और लुइस नदी के आसपास की लोकेशन थी। अब FBI ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, बहुत सारी टीमें गईं क्योंकि वो एरिया पूरा ही पेड़ों से और चट्टानों से ढका हुआ था। बहुत दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन डैन का कोई अता पता नहीं निकला। काफ़ी दिनों तक ढूंढने पर भी डैन की कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी, तो मीडिया का मदद लिया गया, और जब ये खबर मीडिया के सामने आई तो ये खबर आग की तरह फैलने लग गई। इस तरह का हाईजैक आज तक किसी ने नहीं सुना था। लोगों को जब DB कूपर के बारे में पता चला तो लोगों के मन में एक उत्साह, एक उत्सुकता जागने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी बीच फ्लाइट से गायब हो गया। अब FBI उस आदमी को ढूंढने के फिराक में थी। अब जब नोट FBI ने DB कूपर को दिए थे, उन नोटों को देने से पहले FBI ने उन नोटों के सीरियल नंबर्स को नोट करवा लिया था, और अब उन नंबर्स को FBI ने मीडिया को देकर पब्लिक में जारी करा दिया था कि इस सीरियल नंबर के किसी भी नोट को अगर आप पाते हैं तो आके हमें कांटेक्ट करिए। यहाँ तक कि ऑफर भी चला दिया था कि अगर एक भी नोट आप इस सीरियल नंबर का लेके आएंगे तो उसके बदले आपको $5000 दिया जाएगा।
लेकिन फिर भी कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, कभी कोई नोट ऐसा मिला ही नहीं जो डैन कूपर को दिया गया हो। उस सीरियल नंबर के नोटों को ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया, कहाँ गए वो नोट, कहाँ गया डैन कूपर, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी तरह खोज खबर चलती चली जा रही थी, समय बीतता जा रहा था, लेकिन डैन की कोई खबर नहीं। बहुत सारे सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, डैन कूपर नाम के बारे में भी खंगोला गया तो कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी नहीं। इसी दौरान मीडिया ने, किसी एक अखबार ने डैन कूपर का नाम गलत छाप के डीबी कूपर डाल दिया था और इसी वजह से वो डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। अब काफ़ी टाइम बीत चुका था, 9 साल बीत चुका था, आ गया था सन 1980। 1980 में एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम ब्रायन इंग्राम था, वो टीना बार बीच जो कि कोलंबिया नदी के किनारे था, वहाँ अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आया था। और बीच के किनारे पर वो रेत में गड्ढा खोद कर खेल रहा था। गड्ढा खोदते खोदते लेकिन जब उसका हाथ किसी चीज़ से टकराया, उसे लगा कि गड्ढे में कुछ है, तो उसने गड्ढा और खोदना शुरू किया। थोड़ा और खोदने पर उसे 20-20 डॉलर की 3 गड्ढियाँ मिली, जो कि बहुत ही फटे पुरानी हालत में थी, क्योंकि देख के ही लग रहा था कि नोट काफ़ी पुराने हैं। उस गड्ढी को पुलिस के पास लेके गए और पुलिस ने उस गड्ढी के बारे में FBI को बताया। अब कई सालों बाद FBI के पास कोई सुराग मिला था। FBI सोचने लगी कि शायद हो सकता है अब इन नोटों के सहारे से कुछ पता चल पाए डैन कूपर के बारे में। FBI नोटों को लेके गई, सीरियल नंबर से मैच किया, सीरियल नंबर भी मैच किए, लेकिन अब समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये नोट टीना बार बीच के किनारे मिले कैसे, वहाँ आए कैसे। तो एक तर्क निकाला गया कि हो सकता है कि जब डैन कूदा हो पैराशूट पहनकर, तो कुछ नोट, कुछ गड्डियाँ लुइस नदी में गिर गई हों, और क्योंकि लुइस नदी कोलंबिया नदी से जुड़ी हुई है तो वहाँ से बहते हुए वो टीना बार बीच पर आके रुक गई हों। लेकिन फिर इस तर्क को काटने के लिए भी एक तर्क था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कोलंबिया नदी था वो लुइस नदी के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है, और ये लोकेशन जहाँ ये गड्डियाँ मिली थी और जो लोकेशन जहाँ पर डैन कूपर कूदा था, उन दोनों में 27 किलोमीटर का फासला था। फिर इसके बाद FBI ने 2 दिन और लगातार इस जगह की खुदाई कराई कि शायद कुछ और भी यहाँ से मिले, लेकिन उनका नसीब वहाँ उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला। कोई भी सबूत जो कि डैन कूपर से जुड़ता हो उन्हें नहीं मिल पाया, और किसी चीज़ का नामो निशान नहीं वहाँ। ऐसे ही ये केस खिंचता चला जा रहा था और खिंचता चला जा रहा था, लेकिन डैन कूपर का कोई भी नामो निशान, उसके बारे में कोई भी खबर या कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी तरह का सुराग FBI को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस केस के पूरे ट्रायल के दौरान, इस केस के पूरे जांच के दौरान पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को पकड़ा जो कि डैन कूपर से मिलते जुलते हो या उसकी पर्सनालिटी से मिलते जुलते हो या फिर जिनके रिकॉर्ड्स डैन कूपर से मिलते जुलते हो, लेकिन फिर भी डैन कूपर के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी एक सस्पेक्ट ऐसा भी उन्हें मिला जो कि इस डैन कूपर से काफ़ी मिलता जुलता था, जो कि बहुत ही करीब था, उनके सस्पेक्ट्स लिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट सस्पेक्ट था। इस सस्पेक्ट का नाम था रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय। इस शख्स ने भी सन 1972 में यूनाइटेड फ्लाइट्स की एक फ्लाइट को हाईजैक किया था। इसने भी एक हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल के दम पर ही प्लेन को हाईजैक किया था। इसने भी 4 पैराशूट की डिमांड की थी। बस फ़र्क इतना था कि इसने पैसे में $2 लाख की जगह $5 लाख की डिमांड की थी। लेकिन ये शख्स हाईजैक के 2 दिन बाद ही पकड़ा गया था, और पकड़ने के बाद FBI ने जब इससे बहुत कड़ी तरीके से पूछताछ की, तब भी इसने कभी भी ये चीज़ कबूल नहीं की कि यही डैन कूपर था। और इसके अलावा
एक बहुत बड़ा डिफरेंस रिचर्ड और डैन के बीच में ये था कि डैन की उम्र जो थी वो 40 से 45 साल के बीच में थी, जबकि रिचर्ड की उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 साल थी। अब क्योंकि रिचर्ड ने भी एक प्लेन हाईजैक किया था तो उसे गिरफ्तार किया गया, सज़ा दी गई, लेकिन एक पुलिस मुठभेड़ में रिचर्ड की मौत हो जाती है। और इधर डैन का केस खिंचता ही चला जा रहा था। तभी 2016 में 8 जुलाई के दिन FBI ने ये मीडिया के सामने रखा कि डैन कूपर केस की इतने सालों की कार्रवाई के बाद भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, केस कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसलिए इस केस को बंद किया जा रहा है और यहाँ पर FBI अपनी हार मानती है। तो आज की जो हमारी कहानी थी, एक ऐसे शख्स के बारे में जो आसमान से कूदा, लेकिन उसके बाद उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिल पाई। ये केस अमेरिका के एक बहुत बड़े अनसक्सेसफुल और फेलियर की तरह माना जाता है, जिसमें एक आदमी को पूरी शिद्दत से ढूंढने के बाद भी पूरी FBI और अमेरिकन स्टेट ढूंढ नहीं पाई। तो ये थी कहानी DB कूपर की, द मिस्ट्री मैन ऑफ अमेरिका। मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को अपना प्यार यूं ही देंगे, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी और कहानियों के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे। धन्यवाद।